चलो तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ठीक है, तो आज यानी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं किसको, बायोटेक्नोलॉजी को। तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी टर्म दी किसने, तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी टर्म किसने दी, कार्ल एर्की ने दी इन 1919। ठीक है, अब स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की बात करते थे तो हम लोग क्या बोलते थे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, एक वो साइंस है जिसमें हम लोग ऑर्गेनिज्म को या ऑर्गेनिज्म से जो एंजाइम मिल रहे हैं उनको यूज कर रहे थे कुछ प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन में, जैसे मेकिंग ऑफ कर्ड, मेकिंग ऑफ वाइन्स, मेकिंग ऑफ ब्रेड। ठीक है, तो देखो सबसे पहली डेफिनेशन क्या है, ओल्ड डेफिनेशन, बायोटेक्नोलॉजी डील विद द टेक्निक ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसको यूज कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, और या फिर उन ऑर्गेनिज्म से जो एंजाइम्स निकल रहे हैं हम उनको यूज कर रहे हैं ना, टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस, है ना। जैसे मेकिंग ऑफ कर्ड, वाइन, ब्रेड, इन सबका मेकिंग जो कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो उसको हमने कहाँ पे डाला, बायोटेक्नोलॉजी में डाला। अब उसके बाद क्या हुआ, अब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को और ज्यादा यूज करने लग गए, है ना। जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, उसमें बायोटेक्नोलॉजी यूज हो गई। जीन क्लोनिंग है, बायोटेक्नोलॉजी यूज हो गई। वैक्सीनेशन, पहले वैक्सीन बन रही थी, मैंने आपको बताया था ना, पहले जैसे आपको पोलियो की ड्रॉप लाई जाती थी जब आप छोटे थे, है ना, 2 बूंद जिंदगी की। तो जब आपको पोलियो की ड्रॉप लाई जाती थी तब क्या होता था, पोलियो की ड्रॉप में जो पोलियो का वायरस है उसको मार करके, उसको किल करके, और तब आपको वो वायरस पिलाया जाता था ड्रॉप में, है ना। लेकिन मानो 1%, करोड़ों अरबों वायरस है एक ड्रॉप में, लाखों वायरस होते हैं एक ड्रॉप में, है ना। अगर एक वायरस भी जिंदा रह गया तो क्या होगा, आपको पोलियो हो जाएगा, रिस्क था ना। तो अब बायोटेक्नोलॉजी का वहां पे यूज किया गया, देखा गया कि अरे जिस वायरस से आपका पोलियो कॉज हो रहा है, एक काम करते हैं उस वायरस की वैक्सीन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कैसे बनाया, जब आपका वायरस था, है ना, जैसे सपोज दैट ये आपका वायरस है, ये वायरस था आपका, तो वायरस क्या बारे में आपको पता है, अंदर डीएनए या आरएनए होगा, बाहर क्या होगी, प्रोटीन कोट, जिसको आप क्या बोलते थे बेटा, कैप्सिड बोलते थे, याद है। तो अब क्या किया गया, जो वायरस है उसकी प्रोटीन कोट से प्रोटीन को लिया गया और बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से उस प्रोटीन को बनाया गया। अब वो प्रोटीन आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, यानी वैक्सीन में वो प्रोटीन आपको दे रहे हैं। तो जैसे ही प्रोटीन आया, अब प्रोटीन है, अंदर आरएनए तो है नहीं, जो वायरस होगा, क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी में जब भी कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है तो आपकी बॉडी कैसे डिटेक्ट करती है, ऊपर से तो देखती है, कैसे देखती है, अच्छा इसके अंदर आरएनए या डीएनए, नहीं देखती ना, बाहर से तो पहचानेगी। आपके सामने आपका कोई दुश्मन आ गया तो आप बाहर से तो देख के पहचानोगे, हट्टा कट्टा है, तगड़ा है, कैसा है। ये थोड़ी देखोगे इम्यून सिस्टम कैसा है इसका, ये देखोगे क्या, नहीं देखोगे ना। ऐसे ही जब ये वायरस का प्रोटीन कोड आपकी बॉडी में आया तो बॉडी की सेल्स को पता चल गया कि भाई फॉरेन पार्टिकल आया है, और बॉडी की सेल्स ने क्या किया, फट से एंटीबॉडीज बनाई और उसको मार दिया। अब हमारी जो बॉडी की सेल्स है वो प्रिपेयर हो गई है कि इस तरह का अगर ऑर्गेनिज्म आया तो उसको ऐसे मारना है ना। और अब हमारी बॉडी में पोलियो की एंटीबॉडीज बन गई हैं, पता चला। अब जो हमने प्रोटीन यूज किया था वो तो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, तो इसलिए बायोटेक्नोलॉजी से देखो वैक्सीनेशन में भी हेल्प हुआ। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आर्ट, याद है क्या था आर्ट का फुल फॉर्म, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, है ना। तो आर्ट्स में किसका यूज किया जा रहा है, बायोटेक्नोलॉजी का। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब में भी, टेस्ट ट्यूब में नहीं बनता है ना, लेकिन प्रोसेस बाहर हो रहा है ना बॉडी के, है ना, इसलिए इन विट्रो, विट्रो मतलब लेबोरेटरी में, लैब में हो रहा है। किसी बच्चे को कोई जेनेटिक, कोई छोटा सा मतलब कोई बेबी है जो पैदा नहीं हुआ अभी, है ना, 1-2 महीने का है अभी, 1-2 महीने इन द सेंस वो फीटस की फॉर्म में 1 या 2 मंथ का है, अमीनोसेंटेसिस कराया गया। अमीनोसेंटेसिस क्या था, एक टेक्निक थी जिससे क्या पता चलता था कि बच्चे को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। अगर अमीनोसेंटेसिस कराया गया, पता चला इसको जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो हम क्या करेंगे, उसकी जीन थेरेपी करके अब उसको ठीक कर सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले अगर बच्चे को जेनेटिक डिजीज है तो हम एमटीपी कर देते थे, है ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर देते थे, यानी उसको हम वहीं पर टर्मिनेट कर देते थे। अब ऐसा नहीं होता है ना। तो ये सारे भी किसके पार्ट है,
बायोटेक्नोलॉजी के। तो देखो न्यू डेफिनेशन ने क्या बोला, बायोटेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ बायोलॉजी टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट बन रहे, मेथड्स, नए मेथड, नए ऑर्गेनिज्म, इंटेंडेड टू इंप्रूव, इंटेंडेड का मतलब उसको यूज किया जा रहा है, टू इंप्रूव ह्यूमन हेल्थ एंड सोसाइटी, ह्यूमन हेल्थ और सोसाइटी को भी इंप्रूव कर रहे हैं, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना, जीन क्लोनिंग, जीन थेरेपी, डीएनए वैक्सीन, आरएनए वैक्सीन। क्लियर है? नाउ उसके बाद आई थर्ड डेफिनेशन। देखो बायोटेक्नोलॉजी की एक सबसे बड़ी फेडरेशन है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, EFB, है ना। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने क्या बोला कि भैया हम नेचुरल साइंस को कंबाइन कर रहे हैं किसके साथ, देखो क्या बोला, द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या होता है, सम करना, ऐड करना, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे हैं हम लोग, मिला रहे हैं, आपस में इंटीग्रेट कर रहे हैं ना। जैसे वो करता था, क्या नाम है, द ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर जैकाल, केकड़ा मैन बना देता था, याद है, ऐसे कुछ ना कुछ वो बना देता था, है ना। तो यहां पे भी क्या किया है, नेचुरल साइंस को इंटीग्रेट किया किससे, ऑर्गेनिज्म के साथ, या फिर सेल्स के साथ, या देयर पार्ट ऑफ, है ना, यानी पार्ट्स देयर ऑफ, यानी उनके पार्ट्स के साथ, किनके पार्ट्स के साथ, ऑर्गेनिज्म या सेल्स के पार्ट्स के साथ क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, किसको मिला रहे हैं, नेचुरल साइंस को। सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस डेफिनेशन में, है ना। तो क्या बोल रही है डेफिनेशन, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस का इंटीग्रेशन करा रहे हैं किसके साथ, ऑर्गेनिज्म के साथ, या सेल्स के साथ, या उनके पार्ट्स के साथ, एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, और क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स बना रहे हैं, है ना, किसके लिए, प्रोडक्ट्स और सर्विस के लिए। मॉलिक्यूलर एनालॉग का मतलब क्या होगा, जैसे सपोज दैट मेरे अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो आपने क्या किया, सेम मेरी जो जीन है, जीन एक तरह का मॉलिक्यूल आप कंसीडर कर लो कि जीन क्या है, एक तरह का मॉलिक्यूल है, तो उस जीन का एनालॉग आपने कहीं पे बना दिया और उस जीन को मेरे अंदर इंसर्ट कर दिया, है ना। तो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यानी अब सर्विस हो गई ना, अब मेरी सर्विस हो गई ना, है ना, हाँ एक अच्छी सर्विस हो गई। तो मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, बोलो क्लियर है। तो ये तीन डेफिनेशन है भाई बायोटेक्नोलॉजी की, तीनों आपको पता होनी चाहिए। देन उसके बाद क्या आता है, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के दो प्रिंसिपल है, एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा क्या है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग वो टेक्नोलॉजी है, देखो, टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, दैट मीन्स आप इसके अंदर डीएनए को कट करते हो, डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनाते हो, या फिर प्रोटीन का सिंथेसिस करते हो। तो वो टेक्निक जिसमें आप किसी भी चीज का सिंथेसिस कर रहे हो, वो क्या है, आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग है। अब जेनेटिक वर्ड आ गया मतलब जीन आ गई, मतलब डीएनए आ गया, तो नॉर्मली हम डीएनए से रिलेट करते हैं। तो टेक्निक टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। क्या मतलब है इसका, इसका नॉर्मल सा मतलब है, कहीं सी ऑर्गेनिज्म में कोई डिफेक्ट था, है ना, कोई जीन का डिफेक्ट था, हमने क्या किया, दूसरे ऑर्गेनिज्म से उस जीन को एक्सट्रैक्ट किया और एक्सट्रैक्ट करके इस ऑर्गेनिज्म के अंदर डाला। अब उसको डालने की वजह से उस ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप चेंज हो गया है, अब वो ऑर्गेनिज्म बदल गया, है ना। जैसे सपोज दैट किसी को डिजीज थी, कोई भी जेनेटिक डिजीज का नाम बताओ, कोई भी जेनेटिक डिजीज, अरे एक्स लिंक्ड रेसेसिव बता दो, कलर ब्लाइंड बता दो, फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया किसी ऑर्गेनिज्म को, है ना, अब क्या किया हमने जीन बनाई और उस इंसान के अंदर इंसर्ट कर दी, तब उस इंसान का फिनोटाइप चेंज हो गया ना, कहा उसको पहले फिनाइल कीटोन्यूरिया था, वो ठीक हो गया। तो यही कौन सा है, फर्स्ट प्रिंसिपल है ना। सेकंड प्रिंसिपल क्या है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, ये समझो पहले। देखो आप कहीं पे भी कुछ भी क्लोनिंग कर रहे हो, कहीं पे कोई भी प्रोसेस कर रहे हो, आपने बोला सर मुझे डीएनए का फ्रेगमेंट बनाना है ना, मतलब मुझे क्या करना है, मुझे डीएनए का फ्रेगमेंट कट करना है, मैंने ठीक कर लो। या आपने बोला सर मुझे तो क्या करना है, कोई बैक्टीरिया ई कोलाई, मुझे तो सर क्या करना है, ई कोलाई को ग्रो करना है, बोले ठीक है कर लो। अब क्या आप कहीं पे भी ग्रो कर दोगे क्या, ऐसा नहीं होगा ना। क्यों, आपको पता है ना हमारे आसपास बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना। ये देखो यहाँ पे देखो बैठा हुआ है ना
बैक्टीरिया बैठा दिख रहा है, हाँ। तो क्या है, हमारी पूरी बॉडी पे बैक्टीरिया है ना, लाखों बैक्टीरिया है। तो अब अगर आप कुछ भी काम करने जाओगे तो क्या बाकी बैक्टीरिया भी वहां पर आके घुस जाएंगे? क्या काम हो पाएगा? सपोज दैट आप पढ़ने जा रहे हो और बाकी लोग भी वहां पे आ जाए, घुस जाए, चै चै पै पै चै चै पै पै कर रहे हैं, क्या पढ़ पाओगे? नहीं ना। तो सेम वही कि भैया मैं तो इकोलाई को ग्रो कर रहा था, पता पड़ा सैल्मोनेला टाइफी ग्रो हो गया, लोगों को टाइफाइड और हो गया। समझ पा रहे हो, है ना? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम उसके लिए बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग को यूज करते हैं। क्या होती है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग? इसमें क्या होता है, हम लोग कंटामिनेशन फ्री एरिया बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले अपने आप को सबसे पहले कंटामिनेटेड फ्री करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने हैंड्स को अल्कोहल से वॉश कर लेंगे, यहां तक लगभग हैंड वॉश हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां तक हैंड हम लोग वॉश कर लेंगे। जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे उनको ऑटोक्लेव करेंगे, दैट मीन हाई टेम्परेचर पे उनको हीट करते हैं या बॉईल कर देते हैं। बॉइलिंग वाटर हाई टेम्परेचर में उसको डाल देते हैं। साथ में जो चैम्बर है जिसमें हम कर रहे हैं, है ना, अब बायोटेक्नोलॉजी का आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया नहीं है, ये तो चैम्बर होता है ग्लास का, है ना, उसको पहले कंटामिनेशन फ्री करते हैं हाई टेम्परेचर दे करके, या यूवी रेज से कर देते हैं क्लीन। यूवी रेज मारी, सारा कंटामिनेशन हट गया, अब वहां पे कोई भी बैक्टीरिया नहीं है, अब आप अपना आराम से काम कर सकते हो। तो यही किसने बोला? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग ने। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल, स्टेराइल का मतलब कंटामिनेशन फ्री, एम्बियंस का मतलब वो जगह, है ना, जहां पे प्रोसेस हो रहा है उस जगह को क्या बोलेंगे? एम्बियंस, है ना। जैसे आप कहीं होटल में जाते हो, यार यहाँ की एम्बियंस बहुत अच्छी है, ये जगह बहुत अच्छी है, तो वो जगह हो गई। इन अ केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस टू इनेबल द ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी सिर्फ हम किसकी कर रहे हैं? जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है, सिर्फ उसी की ग्रोथ को इनेबल कर रहे हैं लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है। तो यही क्या है हमारा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बोलो यहां तक कोई डाउट है? नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं ना, इसको मिटा दूं, चलो अब देखो आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? यहीं पर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, है ना, ये तो हम लोग बोल के कर देंगे, इसको लिखेंगे नहीं। जरा मुझे बताओ, अगर आपके पास प्रोकैरियोट है एक तो, यानी एक तो हम बोल देते हैं आपसे, मतलब एक सिंपल सी बात करते हैं, आपके दो तरह के रिप्रोडक्शन हो रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन से रिप्रोडक्शन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंजर्व रहेगी? एसेक्सुअल में। क्यों? एसेक्सुअल में कोई रिकॉम्बिनेशन हो ही नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा, जो पेरेंट था वो डिवाइड होता गया जैसे बैक्टीरिया, और सेम मटेरियल ट्रांसफर होता गया। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन होगा, म्यूटेशंस आएंगे, वहां से क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन चेंज होती जाएगी पीढ़ी से पीढ़ी, है ना, जनरेशन टू जनरेशन। क्लियर है? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब देखो यहीं पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कि क्या होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसकी बात करते हैं, है ना। और फिर देखते हैं कि किसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में सबसे पहले बताया। तो अपन लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटा? यहाँ पे अपन लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में बताया और बनाया सबसे पहले किसने? स्टैनले एंड बोयर ने। स्टैनले एंड बोयर ने, पूरा नाम है ना, हाँ तो ठीक है ना, स्टैनले एंड कौन बोल दो ना, क्या दिक्कत है? दो अलग साइंटिस्ट, एक तो स्टैनले हो गया और एक बोयर हो गए, है ना। कब दिया था? एक बनाया था इन 1972। हाँ बोलो। कोई बात नहीं, है ना, हाँ ठीक है, ऐसे लिख लो चाहो तो, स्टैनले कोहेन, स्टैनले कोहेन एंड हार्बर्ट बोयर, पूरा नाम लिख लो, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो एक हो गए स्टैनले कोहेन एंड दूसरे कौन हो गए? हार्बर्ट बोयर, ठीक है। तो इन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया किस कब? 1972 में बनाया। किसको यूज करके बनाया? सैल्मोनेला, हाँ। तो किसको यूज किया? यूज किया बैक्टीरिया को, क्या नाम था? सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, टी स्मॉल में आएगा ना, हाँ पढ़ा है ना, जब भी हम नोमेनक्लेचर करते हैं
तो जो स्पीसीज है, हाँ नोमेनक्लेचर तो किया हमने, तो जो स्पीसीज है उसका नाम हमेशा किसमें होता है, स्मॉल में होता है ना, स्टार्टिंग का फर्स्ट लेटर, और उसको अंडरलाइन कर लेते हैं, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। कैसे? अच्छा लाइन सेपरेट, अच्छा ठीक है, हाँ लो सही है, लाइन सेपरेट हो गई, हाँ। तो सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम क्या होता है, इससे टाइफाइड कॉज होता है। तो हमने क्या किया, ये एक आपका बैक्टीरिया था सैल्मोनेला, है ना, इसके अंदर देखो, हर बैक्टीरिया के अंदर एक प्लाज्मिड होता है। क्या होता है? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो होता है ना, वो ऑटोसोमल डीएनए होता है। ऑटोसोमल डीएनए मतलब खुद से रेप्लिकेट करता है, उसको किसी से कहने की जरूरत नहीं है। तो क्या है ये? ऑटोसोमल डीएनए, है ना, ठीक है, प्लाज्मिड। हमने क्या किया, प्लाज्मिड का एक पोर्शन कट किया, प्लाज्मिड का एक पोर्शन कट किया यहां से, ठीक है, ये रहा, ये हमारा डीएनए का एक फ्रेगमेंट आ गया, डीएनए का फ्रेगमेंट आ गया, और इस डीएनए के फ्रेगमेंट को हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, ई कोलाई के अंदर। दैट मीन्स आपका बैक्टीरिया है, ये वाला बैक्टीरिया, दूसरे कलर से बना देता हूं ताकि आप पहचान लो, है ना, नीला वाला ई कोलाई है, काला वाला सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम है। तो देखो ये आ गया आपका ई कोलाई, ई कोलाई। अब ई कोलाई है तो उसके अंदर भी भैया प्लाज्मिड होगा, है ना। अब हमने क्या किया, ये जो डीएनए का फ्रेगमेंट है इसको हम इंसर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, ई कोलाई के अंदर, है ना। चलो जल्दी से मुझे बताओ, हम लोग हमारे हर एक्सपेरिमेंट में ई कोलाई की कुर्बानी देते हैं, इसी को यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि इसके पास डिजीज रेजिस्टेंस जीन ही नहीं है, यानी इसके पास डिजीज रेजिस्टेंट जीन ही नहीं है, तो बेचारा ऐसे न्यूट्रल पड़ा हुआ है। आपकी बॉडी में इतने सारे ई कोलाई है ना, ठीक है। अब होगा क्या, ई कोलाई के जब आपने प्लाज्मिड में एंटर किया तो ऐसा नहीं आप कहीं से भी कट करके लगा दो, आपको एक स्पेसिफिक जगह से कट करना होगा, और उस स्पेसिफिक जगह को क्या बोलेंगे, ओरिजिन ऑफ, हाँ, तो यही है स्पेसिफिक साइट टू कट, और इसी को क्या बोलते हैं, ORI। ORI मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। बोलो पता पड़ा? अरे बोलो भैया। अब यार ऐसे तो नहीं है कि भैया प्लाज्मिड को कट करना है और तुम कैंची लेके पहुंच गए, ऐसे तो होगा नहीं। तो इसका मतलब प्लाज्मिड को या डीएनए को कट करने के लिए आप किसको यूज करते हो, एंजाइम को यूज करते हो, जो होती है मॉलिक्यूलर सीजर। किसको यूज करते हो, एंजाइम को यूज करते हो, जो होती है आपकी मॉलिक्यूलर सीजर। इसको मिटा दूं ना पूरा, चलो देखो किसको यूज कर रहे हैं, ऐसे लिखे, टू कट द डीएनए फ्रेगमेंट, टू कट द डीएनए फ्रेगमेंट, है ना, वी यूज मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर किसको यूज करते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर। और मॉलिक्यूलर सीजर क्या है, एंड बोलो, मॉलिक्यूलर सीजर क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और अब देखो बच्चों, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो होता है रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, और दूसरा क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एक्सो न्यूक्लियस। तो दो तरह के एंजाइम होंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस और एक्सो न्यूक्लियस। अच्छा, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उनके अगर एग्जांपल्स की बात करूं तो अपनी एनसीईआरटी में दो एग्जांपल दिए हुए हैं, कौन कौन से, हिंद सेकंड एंड इको आर फर्स्ट। कहां से लिया, इकोलाई से, जिसमें ई यानी एस्केरेशिया, सीओ मतलब कोलाई, आर मतलब स्ट्रेन उसका, और जो रोमन नंबर में फर्स्ट लिखा हुआ है मतलब कौन सी बारी में वो एक्सट्रैक्ट हुआ, है ना, पहली बारी मिला, दूसरी मिला, कौन सी बारी मिला, पता चला। तो ये दो एंजाइम है, इनके नाम याद रखना भाई। अभी ये दोनों मॉलिक्यूलर सीजर है, ठीक है। अब
देखो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, कट करता है डीएनए सेगमेंट फ्रॉम बोलो फ्रॉम इनसाइड, जबकि एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, कट करता है डीएनए सेगमेंट्स को फ्रॉम एंड्स से है ना, बाहर के साइड से, है ना। हाँ बोलो क्या हुआ है बेटा, एक्सो काटता है बाहर से, एंडो तो अंदर से काटता है ना। देखो उसमें लिखा है, पढ़ो, ठीक है। तो जो एंड से कट करता है वो एक्सोन्यूक्लियस होता है और एंडोन्यूक्लियस अंदर से कट करता है। पता चला, एंजाइम के नाम पता पड़ गए। अब देखो होगा क्या, जैसे हम बात कर रहे हैं इको आर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो आपका एक डीएनए का फ्रेगमेंट है, एक फ्रेगमेंट है ना। चलो देखो, ऐसे एक डीएनए का फ्रेगमेंट है ना। शिवी मुझे बताओ क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ऊपर ऊपर वाला बताओ पहले, जी ए टी टी और फिर सी, है ना। नीचे सी टी टी ए टी टी ए और यहां पर जी, है ना। अब यहां पे कौन आ रहा है, इको आर फर्स्ट आता है। अच्छा इको आर फर्स्ट क्या करता है, वो स्पेसिफिक जगह से काटता है, कहां से काटता है, जी और ए के बीच में से कट करेगा, यहां पे भी जी और ए के बीच में से कट करेगा, लेकिन हमेशा थोड़ी सी दूर से कट करता है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं कि एकदम कॉर्नर पे, मतलब एक एंड पे जाके कट करे, नहीं, थोड़ा सा गैप रखता है हमेशा, ठीक है। तो एक सेगमेंट तो ये हो गया। अच्छा देखो एक सेगमेंट और ये आ गया डीएनए का, एक डीएनए का सेगमेंट ये आ गया, है ना। देखो देखते हैं ना ध्यान से, है ना। यहां पे बोलना बेटा, जी ए टी टी सी और यहां पर सी टी टी ए और जी, इस तरह सेगमेंट है ना। अब होगा क्या, सबसे पहले एक बात समझो, आपको एक सबसे मजेदार बात बताता हूं। जब भी कभी भी आप लोग दो डीएनए फ्रेगमेंट को कट करके आपस में कंबाइन करोगे तो एक ही तरह का एंजाइम यूज करोगे, यानी एक ही तरह का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करोगे। देखो चालू है, क्लियर है, किस क्या करोगे, एक ही तरह का एंजाइम यूज करोगे। ऐसा नहीं कि इसको हिंद सेकंड से कटवा दो, इसको इको आर फर्स्ट से कटवा दो, अलग अलग सेगमेंट कट जाएंगे। हर एक एंजाइम जो है, जैसे इको आर फर्स्ट है तो कट द डीएनए फ्रॉम अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, क्या करता है, हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है डीएनए को फ्रॉम अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, एंड द सीक्वेंस इज कॉल्ड पैलिंड्रोमिक। बोलो स्पेल करो, PALINDROMIC, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, या पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ठीक है। तो हर एक एंजाइम क्या करता है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में ही क्या करेगा, हमेशा डीएनए को कट करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। पता पड़ा। अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, देखो इसने यहां से कट किया, इसने यहां से कट किया, जब दोनों कट गए हैं तो देखो पार्ट कौन कौन सा आ रहा है, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ले रहा हूं, देखो GAATTC, है ना। और दूसरा पार्ट आ रहा है, देखो ध्यान से बेटा, CTTAAG, इस तरह दूसरा सीक्वेंस है ना। अगर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब क्या है, अब ये मान लो 5 प्राइम है और ये 3rd प्राइम है, तो ये वाला 3 प्राइम और ये
5 प्राइम, दोनों अपोजिट है। अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब क्या है, आप यहां से रीड करो या यहां से रीड करो, सेम ही दिखेगा। देखो GAATTC, यहां से उल्टा रिपीट करो GAATTC। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का क्या मतलब होता है कि आप एक तरफ से GAATTC आ रहा है और दूसरी तरफ से भी GAATTC आ रहा है, यानी दोनों तरफ से सीक्वेंस कैसा लग रहा है, सेम। जैसे एनसीईआरटी में क्या बोला हुआ है कि भैया एक वर्ड दिया मलयालम, मलयालम, आप आगे से पढ़ोगे तब भी मलयालम पढ़ोगे और पीछे से पढ़ोगे तब भी मलयालम पढ़ोगे। आप पढ़ लो जहाज, आगे से भी जहाज है और पीछे से भी जहाज है, ऐसा नहीं आगे जहाज है पीछे से नाव बन जाए, है ना, आगे से जहाज है पीछे से भी जहाज ही है ना। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कौन से सीक्वेंस होते हैं, जो दोनों अपोजिट साइड से पढ़ने पे कैसे हो, एक जैसे हो, तो ये दोनों पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। अब अगर ये कट हो गए दोनों पीस, यानी इसका ये वाला पार्ट कट हुआ और इसका ये वाला कट, अगर ये कट हो गए तो भैया अब इन्हें जोड़ना भी पड़ेगा, इन्हें जोड़ना ही पड़ेगा, ऐसा तो नहीं जुड़ेगा। अब जोड़ने के लिए आप क्या लाओगे, फेविकॉल, हाँ, क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर ग्लू, है ना। तो इनको जोड़ने के लिए हम लोग मॉलिक्यूलर ग्लू को लेके आएंगे, और मॉलिक्यूलर ग्लू कौन होगा, डीएनए, हाँ, डीएनए लाइगेज, बोलो पता पड़ रहा है। तो डीएनए लाइगेज क्या करता है, इन फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम करता है। और दो अलग अलग डीएनए जब कंबाइन हो जाएंगे, यानी अब ये जब कंबाइन हो रहे हैं, जब ये कंबाइन हो रहे हैं अलग अलग, तो ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो बोलो क्या आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, पक्का है, आसान कर पाओगे। चलो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे उन टेक्निक्स को। हाँ बताओ, हाँ एकदम एकदम बहुत बढ़िया। देखो हिंद सेकंड जो है आपका बेटा, ये और याद रखना, ये आपका फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना बेटा, इसको याद रखना। तो हिंद फर्स्ट, हिंद सेकंड जो है आपका, ये सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तो डिस्कवर हुआ था। देखो 230 करके क्या लिखा हुआ है उसमें, देखो फटाफट। तो 230 क्या है, 230 बैक्टीरिया जो है, 230 बैक्टीरिया में से ऐसे लिख दे, यहां पर यहां लिखते हैं, कहां लिखूं यार, यहां लिखता हूं, 230 बैक्टीरिया, बैक्टीरियल स्ट्रेन से लगभग अब तक 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या हो गए, आइसोलेट हुए, यानी मिले, है ना, आइसोलेट हुए, ठीक है। और सबका जो रिस्ट्रिक्शन साइट है वो अलग अलग है, एंड एवरी वन हैव डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन साइट। बोलो क्लियर है। तो ये भी एनसीईआरटी में लिखा था, अपन ने ये भी कर लिया है ना। चलो शाबाश, बहुत अच्छे। तो आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है उनको कैसे सेपरेट करते हैं, कैसे आइसोलेट करते हैं, यानी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इथिडियम ब्रोमाइड, ये सारी चीजें है ना। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग नोट कर लो।